Hello everyone and welcome back to the class. So in today's class we are going to discuss a mock test that we have prepared for JKSSB FA exam. So this mock test will include accountancy, economics, statistic and journal science, right? So ये सभी सेक्शंस को इंक्लूड करेगा. 30 क्वेश्चंस अकाउंटेंसी के रहेंगे, बाकी 10 क्वेश्चंस जो है वो इन तीनों सेक्शन के रहेंगे. Okay, so just solve the questions along with me and do mention how much you scored after every section. Okay, so that we can have an idea कि हमारी प्रैक्टिस कैसी चल रही है. All right. One more thing, you can get this mock test. I will put this on the Facebook page and the link is given in the description. All right. So just we will begin the class. सबसे पहले we have accountancy section with 30 questions. Question number 1. इसमें हमें क्या बोल रहे हैं, एजर्शन हमें दिया है सब्सटेंस ओवर फ्रॉम ओवरराइड्स लीगल ओनरशिप इन रिकग्निशन. देखो यहाँ पर ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिस्कस हो रहा है, वो है कौन सा, सब्सटेंस ओवर फॉर्म. ठीक है, सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि ट्रांजैक्शन का रियल नेचर सब्सटेंस ये क्या है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना कि सिर्फ उसका लीगल फॉर्म. ठीक है, तो ज़रा एजर्शन को ध्यान से समझो. आपको बोला है सब्सटेंस ओवर फॉर्म लीगल ओनरशिप्स. तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर लीगल ओनरशिप किसी और के नाम पर है लेकिन एक्चुअल कंट्रोल, रिस्क और रिवॉर्ड्स किसी और के पास है तो अकाउंटिंग उसी के नाम पर होगी जिसके पास रियल कंट्रोल है. एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझाती हूँ. एसेट्स जो हैं वो लीगली मान लो कंपनी ए के नाम पर है, बट उसको यूज़, उसका कंट्रोल, उसका रिस्क वो सब जो है वो कंपनी बी के पास है. सो अकाउंटिंग में एसेट्स जो हैं वो कंपनी बी के बुक्स में ही शो होगा. ठीक है, इसलिए एजर्शन जो बोल रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है, ट्रू है. अब रीज़न को हम समझते हैं. कंट्रोल इज़ मोर रेलिवेंट देन टाइटल इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. देखो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फोकस होता है कि कौन एसेट को यूज़ कर रहा है, कौन उसका बेनिफिट ले रहा है और कौन रिस्क को बियर कर रहा है, ना कि सिर्फ नाम किसके पास रजिस्टर्ड है. इसीलिए कंट्रोल इज़ मोर रेलिवेंट देन द लीगल टाइटल. सो द रीज़न हेयर इज़ ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट. अब देखना यह है कि क्या रीज़न एजर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है. यस एग्जैक्टली, एजर्शन तो बोल रहा है कि सब्सटेंस इज़ मोर देन लीगल फॉर्म और रीज़न एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों कंट्रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइटल से. मतलब रीज़न जो है वो डायरेक्टली जस्टिफाई कर रहा है एजर्शन को. सो द करेक्ट आंसर इट विल बी ऑप्शन नंबर ए. बोथ आर ट्रू एंड आर इज़ करेक्टली एक्सप्लेनिंग ए. ऑल राइट, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 2. इसमें हमें बोल रहे हैं A company shows rising profits but declining operating cash flows. This indicates what? देखो सो ये सीधे सीधे प्रॉफिट वर्सेस कैश फ्लो मिसमैच पर बेस्ड है. ठीक है, देखो प्रॉफिट कहाँ से आता है, ये आता है अक्रूवल अकाउंटिंग से, और कैश फ्लो कहाँ से आता है, एक्चुअल कैश मूवमेंट से. सो जो हमें यहाँ पर सिचुएशन दी है वो क्या है कि आपके प्रॉफिट्स जो हैं दे आर राइजिंग, दे आर इंक्रीजिंग, बट जो आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो है दैट इज़ डिक्रीजिंग, है ना. सो इसका मतलब क्या हो सकता है कि अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है लेकिन कैश नहीं आ रहा तो दो ही सिचुएशन हो सकती है. पहला ये पॉसिबल है कि अग्रेसिव रेवेन्यू रिकग्निशन पॉलिसी आपने रखी हुई है, मतलब कंपनी सेल्स को शो कर रही है बट कैश रिसीव नहीं हो रहा, मतलब क्रेडिट सेल्स बढ़ गई हैं, है ना, और फेक रेवेन्यू को रिकग्नाइज़ किया गया है. और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि आपने एक्सपेंसेस को डेफर कर दिया है, यानी एक्सपेंसेस को फ्यूचर में पुश कर दिया है. तो उससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट जो है वो प्रेजेंट में आर्टिफिशियली बढ़ गया है ना. तो एज अ रिज़ल्ट क्या हो रहा है कि प्रॉफिट तो रियल नहीं है और कैश सपोर्ट भी नहीं कर रहा है ना. अब ज़रा ऑप्शंस को देखते हैं हमें क्या बोल रहे हैं. ऑप्शन ए बोल रहा है हाई लिक्विडिटी. सो लिक्विडिटी तो कैश से आती है और यहाँ पर हमारा कैश कम है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है. फिर बोल रहे हैं स्ट्रॉन्ग अक्रूवल सिस्टम. सो स्ट्रॉन्ग होता तो मिसमैच इतना बड़ा होता ही नहीं, इसलिए ये भी गलत है. एफिशिएंट वर्किंग कैपिटल. सो एफिशिएंट होता तो कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग होता, सो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी अर्निंग मैन्युपुलेशन. सो प्रॉफिट आर्टिफिशियली इन्फ्लेट किया गया, राइट. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके, सो आपने याद रखना है कि प्रॉफिट इज़ ओपिनियन एंड कैश इज़ रियलिटी. अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है बट कैश नहीं बढ़ रहा तो इट मीन्स समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ ना कुछ तो घपला ज़रूर है. ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 मैचिंग का क्वेश्चन है, एएस बेस्ड है. सो 1 by 1 इन एएस को हम देखते हैं.
सबसे पहले हमारे पास गिवन है AS2। सो आपने याद रखना है कि AS2 डील्स विद वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एंड कॉस्ट वर्सेस नेट रियलाइजेबल वैल्यू कंसेप्ट, ठीक है। सो इट विल गो विद ए ऑप्शन विल गो विद ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, इन्वेंट्री के साथ जाता है ये। फिर हमारे पास है AS9। सो AS9 इट डील्स विद रेवेन्यू रिकग्निशन, ठीक है, व्हेन टू रिकॉर्ड इनकम, दिस इज़ व्हाट AS9 डील्स विद। सो बी ऑप्शन विल गो विद फर्स्ट वाला ऑप्शन। फिर हमारे पास है AS10। सो AS10 किसके साथ डील करता है? प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन, कैपिटलाइजेशन, इन सब चीज़ों के साथ डील करता है। सो सी ऑप्शन का सही ऑप्शन क्या रहेगा? थर्ड वाला, फिक्स्ड एसेट्स। फिर लास्ट में हमारे पास है AS29। सो AS29 इट डील्स विद प्रोविजंस, कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज़, कॉन्टिजेंट एसेट्स, इन सब के साथ जाता है ये। सो डी का जो पेयर है करेक्ट वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 4, राइट। सो ये हमारे पास करेक्ट पेयर रहेगा, ये मैचिंग रहेगी। ओके, सो AS भी जो है वो आपको याद रहने चाहिए, इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है एग्ज़ाम में। ऑल राइट, नाउ अब ये न्यूमेरिकल बेस्ड छोटा सा क्वेश्चन है, रेशोज़ के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। सो हमें क्या गिवन है? क्विक रेशो गिवन है हमारे पास 1 है, इन्वेंट्री भी दी हुई है 50,000 की, करंट लायबिलिटीज़ 1 लाख की। आपने करंट रेशो निकालनी है, बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए, क्योंकि देखो आपको क्विक रेशो 1 दी हुई है, तो एज अ रिज़ल्ट क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूलाज याद रखो, क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। सिंस हमारी क्विक रेशो 1 है, इट मीन्स कि हमारी क्विक एसेट्स और हमारी करंट लायबिलिटीज़ ये दोनों क्या रहेंगी? सेम रहेंगी, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? करंट लायबिलिटीज़ 1 लाख दी हुई हैं, तो इसका मतलब हमारी क्विक एसेट्स भी 1 लाख ही हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी। करंट रेशो निकालना है, करंट लायबिलिटीज़ हमें मिल गई, अब हमने क्या निकालना है? करंट एसेट्स। तो याद रखो करंट एसेट्स कैसे निकालेंगे हम? क्विक एसेट्स में हम इन्वेंट्री को ऐड कर देंगे, तो हमारी क्विक एसेट्स कितनी है? वो है हमारे पास 1 लाख, ठीक है, और हमारी इन्वेंट्री कितनी है? ये है 50,000 है हमारे पास, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये 1.5 लाख हो गई, तो करंट एसेट्स हमारी आ गई 1.5 लाख, करंट लायबिलिटी होगी 1 लाख। तो कोई करंट रेशो निकालने के लिए सी और सी एल को डिवाइड करेंगे, तो 1.5 लाख और 1 लाख को डिवाइड करोगे, अल्टीमेट हमारा आंसर क्या रह जाएगा? 1.5:1, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही आंसर रहेगा। एक चीज़ याद रखनी है आपने, क्विक रेशो में इन्वेंट्री नहीं आती है, तो करंट रेशो हमेशा क्विक रेशो से बड़ा होता है, ठीक है ना। 5th क्वेश्चन एजर्शन बेस्ड क्वेश्चन है। एजर्शन हमें दिया है कैपिटल प्रॉफिट इज़ नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल। अब आप देखो कैपिटल प्रॉफिट होता क्या है? जैसे कि आपने फिक्स्ड एसेट को बेच दिया, रिवैल्यूएशन गेन आ गया या शेयर प्रीमियम है, ये रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन से नहीं आते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। सो देखो एजर्शन में हमें क्या बोल रहे हैं कि कैपिटल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल नहीं होता, जनरली इसे हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं अनलेस इट इज़ रियलाइज्ड एंड परमिटेड। सो असर्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही बात बोल रही है। अब रीज़न को एनालाइज करते हैं, इट इज़ नॉट अर्न फ्रॉम ऑपरेशंस, एग्जैक्टली बिल्कुल सही बोल रहा है, यही तो कैपिटल प्रॉफिट की डेफिनेशन है, सो रीज़न इज़ ऑल्सो करेक्ट। अब देखते हैं हम एजर्शन और रीज़न में लिंक बैठ रहा है कि नहीं। देखो कैपिटल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल क्यों नहीं होते? क्योंकि वो ऑपरेशनल अर्निंग नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है, इसीलिए तो बिल्कुल सही तरीके से ये उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। सो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, जिसमें क्या होता है कि बोथ आर ट्रू एंड आर इज़ एक्सप्लेनिंग एजर्शन करेक्टली, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें पूछ रहे हैं अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग फिक्स्ड कॉस्ट आर ट्रीटेड एज व्हाट। सो देखो मार्जिनल कॉस्टिंग का कंसेप्ट क्या होता है कि ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर इक्वल टू प्रोडक्ट कॉस्ट, और फिक्स्ड कॉस्ट का क्या फंडा रहता है इसमें कि दे आर इग्नोर्ड फॉर प्रोडक्ट वैल्यूएशन, है ना। और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है कि फिक्स्ड कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट माना जाता है, पूरा का पूरा एक्सपेंस करंट पीरियड में चार्ज हो जाता है। तो अब ज़रा ऑप्शंस को हम लोग डिकोड करते हैं। ऑप्शन ए में हमें बोला है प्रोडक्ट कॉस्ट, तो ये गलत है क्योंकि सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट होता है। फिर हमें बोला है पीरियड कॉस्ट, ये बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट और पीरियड एक्सपेंसेस बराबर होते हैं। अब बाकी भी ऑप्शन देख लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट बोल रहे थे, ये भी सही नहीं है क्योंकि फिक्स्ड और वेरिएबल इक्वल नहीं होता।
फिर संक कॉस्ट बोल रहे थे, तो इसका तो कंसेप्ट ही अलग है। ठीक है, तो फाइनल आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। याद रखना है, मार्जिनल कॉस्टिंग में वेरिएबल कॉस्ट को किंग कंसीडर किया जाता है और फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, बर्डन ऑफ द पीरियड। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमें पूछ रहे हैं अ फॉल इन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इम्प्लाइज व्हाट। देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो होता क्या है। इन्वेंट्री मतलब कितनी बार सेल हो रही है। ठीक है, अब अगर आपका हाई टर्नओवर होता है तो इसका मतलब कि सेल्स आपकी फास्ट हो रही हैं, एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो रही है आपकी। और अगर आपका टर्नओवर लो है तो इसका मतलब कि इन्वेंट्री आपकी स्लो मूव हो रही होगी और आपका जो स्टॉक है वो जमा हो रहा होगा। सिचुएशन क्या है कि आपकी रेशो फॉल कर गई है ना, फॉल इन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, यही बोल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गुड्स आपके बिक नहीं रहे हैं और आपका जो स्टॉक है वो एक्यूमुलेट हो रहा है। इट मीन्स वो क्या हो रहा है, ओवर स्टॉक हो रहा है। सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, ओवर स्टॉकिंग। ठीक है, याद रखना है आपने, इन्वेंट्री अगर स्टक है तो इट मीन्स आपका बिजनेस ही स्टक है, आपका टर्नओवर गिर जाएगा तो आपका कैश भी फंस जाएगा। ठीक है, अगेन वी आर विद मैचिंग वाला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो आपको कैश फ्लो पे बेस दिए हुए हैं, समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ये क्या है, ये रिलेटेड होता है कोर बिजनेस के साथ, क्योंकि डेली बिजनेस एक्टिविटीज़ आती हैं जैसे सेल्स एक्सपेंसेस इसके अंदर। फिर आपके पास है इन्वेस्टिंग कैश फ्लो। ये कब हम लोग कंसीडर करते हैं, जब आप लॉन्ग टर्म एसेट्स जैसे मशीनरी या कोई इन्वेस्टमेंट कहीं पे कर रहे हो, मशीनरी खरीद रहे हो, इन्वेस्टमेंट पुट ऑन कर रहे हो, इट विल गो विद ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये वाला। फिर आपके पास है फाइनेंसिंग कैश फ्लो। यहाँ पर क्या आता है, फंड्स को अरेंज करना, शेयर इशू करना, लोन रेज करना या रीपे करना। ठीक है, ये आ जाएगा कैपिटल रेजिंग के साथ। फिर आपके पास नॉन कैश, तो नॉन कैश हमें पता है डेप्रिसिएशन इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, ये सब कुछ। ठीक है, ये सामने सामने सारे मैच हो रहे हैं। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमें क्या बोल रहे हैं देखते हैं। डेफर्ड टैक्स अराइजेज ड्यू टू व्हाट। देखो, आपने एक चीज़ याद रखना है कि अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्स प्रॉफिट ये दोनों ना इक्वल नहीं होते, क्योंकि कुछ आइटम्स अभी अकाउंटिंग में रिकॉग्नाइज होती हैं लेकिन टैक्स में बाद में होती हैं वो। ठीक है, या वाइसा वर्सा कि अभी टैक्स में हो रही है और अकाउंटिंग में बाद में होती हैं। जो यही डिफरेंस जो आता है, इसी डिफरेंस को हम लोग कहते हैं टाइमिंग डिफरेंस। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे डेप्रिसिएशन मेथड जो है वो डिफरेंट होता है, अकाउंटिंग में अलग और टैक्स प्रॉफिट अलग कैलकुलेट करने के लिए। फ्यूचर में वो रिवर्स हो जाएगा और डेफर्ड टैक्स आपका क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब ज़रा ऑप्शंस को डिकोड करते हैं हम। अब ज़रा हम एक बार ऑप्शंस को समझते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपको क्या दिया है, परमानेंट डिफरेंसेस। ये कभी भी रिवर्स नहीं होते हैं, डेफर्ड टैक्स के केस के अंडर ये नहीं आएगा। फिर हमारे पास आ रहा है टाइमिंग डिफरेंस, ये रिवर्सिबल होता है, ये डेफर्ड टैक्स कहलाया राइज होगा इसकी वजह से। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, बाकी जो कैश फ्लो था ये रेलिवेंट है, इन्फ्लेशन है ये तो बिल्कुल ही अनरिलेटेड है इसके साथ। ठीक है, करेक्ट आंसर जो है हमारा टाइमिंग डिफरेंस रहेगा। डेफर्ड टैक्स मतलब आज का डिफरेंस और फ्यूचर का एडजस्टमेंट, वो डेफर्ड टैक्स कहलाया जाता है। ठीक है, नाउ 10th क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, इफ़ ROC इंक्रीजेज वाइल प्रॉफिट डिक्रीजेज, तो उसके पॉसिबल रीजंस क्या रहेंगे। देखो, ROC इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। गिवन सिचुएशन में आपको क्या बता रहे हैं कि आपका प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है, बट आपका ROC जो है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये आपका इंक्रीज़ हो रहा है। अब ये पॉसिबल कैसे है, देखो, अगर आपका प्रॉफिट कम हो रहा है फिर भी रेशो बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो और ज़्यादा तेज़ी से कम हो रहा है ना। तो कंक्लूजन हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं कि आपका जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो डिक्रीज़ होगा, तो रेशो इंक्रीज़ हो गया होगा डिस्पाइट लोअर प्रॉफिट। ठीक है, तो सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी रहेगा, डिक्रीज़ इन कैपिटल एम्प्लॉयड। यही वो रीज़न है जिस वजह से रेशो जो आपकी है वो बढ़ सकती है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस में क्या है, ऑप्शन ए में बोल रहे थे अब आपको इंक्रीज़ इन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो इससे तो रेशो गिरता। फिर सी में बोल रहे हैं इंक्रीज़ इन एक्सपेंसेस, इससे प्रॉफिट घटेगा लेकिन रेशो नहीं बढ़ेगा नेसेसरली। और फिर डी में बोल रहे थे डिक्रीज़ इन सेल्स,
तो इससे प्रॉफिट घटेगा और रेशो भी जनरली घट जाएगा, ठीक है। इसलिए फाइनल आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। हमेशा याद रखना रेशो के गेम में कि डिनोमिनेटर जो है ना, अगर वो कंट्रोल कर दिया आपने तो पूरा रेशो जो है वो आपका बदल जाता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 एजर्शन पे बेस्ड है। एजर्शन हमें दी हुई है प्रूडेंस लीड्स टू कंजर्वेटिव रिपोर्टिंग। देखो यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल हम पढ़ रहे हैं, प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म का। प्रूडेंस का मतलब होता है कि बी कॉशियस इन रिपोर्टिंग, ओवर ऑप्टिमिस्टिक मत बनो, है ना। इसका एप्लीकेशन क्या होता है कि एक्सपेक्टेड लॉसेस को तुरंत रिकॉग्नाइज कर दो, पर एक्सपेक्टेड गेंस को तब तक नहीं करना जब तक वो रियलाइज़ ना हो जाए। जैसे कि अगर बैड डेट आपके एक्सपेक्टेड हैं तो आप प्रोविजन बना लो फटाफट। अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है तो उसको भी रिकॉग्नाइज मत करो तब तक जब तक वो एक्चुअल में आप अर्न ना कर लो, ठीक है। सो जो अब हम एजर्शन को देखते हैं तो ये बोल रहे हैं कि प्रूडेंस लीड्स टू कंजर्वेटिव रिपोर्टिंग। हाँ बिल्कुल सही है, सही तरीके से ऐसे ही चलते हैं प्रूडेंस में। अब रीज़न बोल रहा है लॉसेज आर जनरली लॉसेज आर रिकॉग्नाइज्ड अर्लियर देन गेन्स। सो देखो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि लॉसेज अर्लियर और गेन्स लेटर, यही तो मतलब होता है प्रूडेंस का, यही तो कोर रूल है उसका, है ना। सो रीज़न बिल्कुल सही तरीके से एजर्शन को एक्सप्लेन भी कर रही है, तो ए ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। याद रखना है प्रूडेंस क्या कहता है, एंटिसिपेट ऑल लॉस बट डू नॉट एंटिसिपेट योर प्रॉफिट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहे हैं बोनस इशूज रिजल्ट्स इन व्हाट। देखो ज़रा, आप बोनस इशू में कंपनी क्या करती है कि रिजर्व्स को कन्वर्ट करके शेयर कैपिटल बना देती है। अब क्या होता है कि टोटल रिसोर्सेज चेंज नहीं होते, सिर्फ इंटरनल रीशफलिंग होती है। जैसे कि आपके जो रिजर्व्स हैं वो डिक्रीज़ कर जाएंगे और जो आपका शेयर कैपिटल है वो आपका बढ़ जाएगा। पर क्या आपकी टोटल नेटवर्थ में कोई अंतर पड़ा? नहीं, वो तो बिल्कुल सेम है ना। अब ज़रा ऑप्शंस को देखो। ए ऑप्शन ने बोला है इंक्रीज़ इन टोटल एसेट्स, बिल्कुल नहीं, कोई न्यू एसेट तो आया ही नहीं ना। फिर बोल रहे हैं इंक्रीज़ इन लायबिलिटी, बिल्कुल गलत, इक्विटी स्ट्रक्चर बदला है, लायबिलिटीज़ नहीं बदली हैं। इंक्रीज़ इन प्रॉफिट, प्रॉफिट का तो कोई इसमें है ही नहीं, रोल ही नहीं है। सही आंसर रहेगा नो चेंज इन नेटवर्थ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ रीक्लासिफिकेशन हो रही है। ऑलराइट, बोनस इशू का मतलब देयर इज़ नो न्यू मनी कमिंग इन, सिर्फ इक्विटी की रीशफलिंग होती है उसमें। नाउ 13th क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, फाइनेंशियल लेवरेज इज़ हाईएस्ट व्हेन। देखो फाइनेंशियल लेवरेज का मतलब होता है डेट यूज़ करके रिटर्न्स को एम्पलीफाई कर देना, है ना। ज़्यादा डेट मतलब मोर फिक्स्ड इंटरेस्ट का ऑब्लिगेशन आपके ऊपर पड़ने वाला है, और इक्विटी होल्डर्स का रिटर्न जो है वो ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा इस वजह से। सो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि डेट आपका जितना गिरेगा, जितना ज़्यादा हो जाएगा, आपका लेवरेज जो है वो उतना हाई हो जाएगा, ठीक है। तो सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी रहेगा, डेट विल बी हाई, लेवरेज आपकी हाई हो जाएगी। ओके, नाउ 14th क्वेश्चन मैचिंग का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया है डेफर्ड एक्सपेंसेस। डेफर्ड एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? वो एक्सपेंसेस जो अभी हुए हैं बट इनका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा, ठीक है। सो ये ए के साथ पेयर बनेगा इसका। फिर है अक्रूड इनकम, मतलब इनकम अर्न हो गया है पर कैश अभी नहीं मिला है, सो अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। फिर है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मतलब एक्सपेंस हो गया बट पेमेंट बाकी है, ड्यू बट नॉट पेड। फिर है प्रीपेड एक्सपेंसेस, मतलब कैश पहले से दे दिया और एक्सपेंस वो बाद में बनेगा, ठीक है। तो ये पेयरिंग इसकी रहेगी यहाँ पर। ऑलराइट, नाउ 15th क्वेश्चन में अब हमें क्या बोल रहे हैं, इफ़ क्लोजिंग स्टॉक इज़ ओवर स्टेटेड तो क्या होगा। देखो सबसे पहले एक बार मेरे को प्रॉफिट का फॉर्मूला आप लोग रिवाइज़ करो। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या रिलेशन रहता है, ये होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यही रहता है COGS का फॉर्मूला। अब अगर आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो क्या हो रहा है, ओवर स्टेट, क्लोजिंग स्टॉक आपका बढ़ रहा है, तो उससे COGS पे क्या अंतर पड़ेगा, क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि आपका क्लोजिंग स्टॉक तो माइनस हो रहा है ना, तो COGS कम हो जाएगा। अब आपका COGS कम हो जाएगा तो आपके प्रॉफिट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये आपका बढ़ जाएगा। सो हम ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट आपका ऐसी सिचुएशन में आर्टिफिशियली इंक्रीज़ हो जाएगा,
तो सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, प्रॉफिट विल बी ओवर स्टेटेड। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, इसमें हमें क्या बोल रहे हैं, एजर्शन क्या दिया है, डेप्रिसिएशन इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंस। बिल्कुल, एसेट की कॉस्ट को एलोकेट करना ओवर इट्स यूज़फुल लाइफ, यही तो डेप्रिसिएशन होता है। तो इसमें क्या है कि कोई एक्चुअल कैश का आउटफ्लो नहीं होता जब हम डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करते हैं ना, ये तो हमें पता ही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो बिल्कुल सही है एजर्शन हमारा। रीज़न बोल रहा है इट रिड्यूसेस प्रॉफिट बट नॉट कैश। एग्जैक्टली, प्रॉफिट का कम हो जाता है बट हमारा कैश जो है वो कम नहीं होता। दोनों सही हैं, ये इसको एक्सप्लेन भी सही कर रहा है। सो फाइनल आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसमें। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 17, कैश फ्लो स्टेटमेंट अंडर AS3 इंक्लूड्स व्हाट। देखो AS3 ना सिर्फ कैश मूवमेंट को ट्रैक करता है, अकाउंटिंग एडजस्टमेंट को नहीं करता है। सो ओनली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आर रिलेटेड, इक्विवेलेंट रिलेटेड जो है वो ही, उन्हीं के फ्लोज जो है वो इंक्लूड होंगे, नॉन कैश आइटम्स को हम एक्सक्लूड करेंगे इसमें। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, नॉन कैश ट्रांजैक्शन, इनको एक्सक्लूड कर देता है AS3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, वर्किंग कैपिटल डिक्रीजेज व्हेन व्हाट। देखो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, अब तो ये आपको रट गया होगा, ये होता है CA माइनस CL, है ना। अब ज़रा अब ये कंसेप्ट चेक करो, आपको बोल रहे हैं वर्किंग कैपिटल डिक्रीजेज। अब आपका वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगा अगर, या तो दो ऑप्शन है, या तो आपकी करंट एसेट्स डिक्रीज़ कर जाएं तब उस केस में, या फिर आपकी करंट लायबिलिटीज़ बढ़ जाएं उस केस में, है ना। अब जो हमें ऑप्शंस गिवन है उनमें से देखो, पहले तो बोल रहे हैं करंट एसेट इंक्रीज़, नहीं वो डिक्रीज़ करनी चाहिए। फिर बोल रहे हैं करंट लायबिलिटी डिक्रीज़, नहीं ये उल्टा बोल रहे हैं। फिर बोल रहे हैं इक्विटी इशूड, तो कैश आएगा इससे, वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगा इससे, ये भी गलत है। सही आंसर है नॉन करंट एसेट्स परचेज्ड ऑन कैश, क्योंकि इस वजह से क्या होगा कि आपकी करंट एसेट्स जो है वो डिक्रीज़ हो जाएंगी। आप कोई फिक्स्ड एसेट खरीदोगे तो करंट एसेट्स कम हो जाएंगी, क्योंकि कैश दे रहे हो आप, कैश के कम होने से, करंट एसेट्स से कम होने से आपका वर्किंग कैपिटल जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। सो फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन सी। नाउ 19 में बोल रहे हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व CRR इज़ क्रिएटेड ड्यूरिंग व्हाट। देखो CRR एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है क्रेडिटर्स के लिए। CRR कब बनता है, जब कंपनी रिडीम करती है अपने शेयर्स को, बाय बैक करती है अब प्रेफरेंस शेयर्स को, तब प्रॉफिट का एक हिस्सा ट्रांसफ़र हो जाता है CRR में। इसका मकसद क्या होता है CRR का, कि कैपिटल को मेनटेन करना और क्रेडिटर्स को सेफ गार्ड करना। ठीक है, तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, रिडम्पशंस ऑफ शेयर। ठीक है, नाउ 20 में हमें मैचिंग वाला क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या दिया है, सबसे पहले आपको दिया है ग्रॉस प्रॉफिट, फॉर्मूला बेस्ड है। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेसिक ट्रेडिंग प्रॉफिट है ये। फिर आपको बोला है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हम कब निकालते हैं, आफ्टर एक्सपेंसेस। फाइनल प्रॉफिट कब निकलता है, सारे खर्चों के बाद। सो ये ऑप्शन 2 के साथ पेयर हो रहा है। फिर सी के साथ बोल रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो बिज़नेस का मेन अर्निंग ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहलाया जाता है। ठीक है, और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को हम इसमें एक्सक्लूड कर देते हैं, इसलिए ये थर्ड के साथ पेयर होगा, कोर अर्निंग के साथ। फिर बोल रहे हैं कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ये मार्जिनल कॉस्टिंग का कंसेप्ट है, उसका फॉर्मूला है। तो ये इनकी पेयरिंग रहेगी, सीधे सीधे ही रहेगी इनकी पेयरिंग। ऑल राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 21, इसमें हमें बोल रहे हैं कॉन्टिजेंट एसेट्स आर व्हाट। देखो कॉन्टिजेंट एसेट ना बड़ा ट्रिकी कंसेप्ट है। कॉन्टिजेंट एसेट क्या होता है, पॉसिबल एसेट, फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि मान लो आपने कोई लॉ सूट जीतने की पॉसिबिलिटी है, जीता नहीं है अभी, उम्मीद है कि आप जीत जाओगे, जब जीत जाओगे तब वो आपका एसेट बन जाएगा। ठीक है, तो ये वो गेन है जिसको आप अभी से एंटिसिपेट नहीं कर रहे हो, क्योंकि हमें ये प्रूडेंस कंसेप्ट ने सिखाया हुआ है। सो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है कि हम इसे रिकग्नाइज़ नहीं कर रहे हैं, बुक्स में नहीं ला रहे हैं, रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे हैं, पर इग्नोर भी नहीं कर रहे हैं पूरी तरह से, है ना, क्योंकि अगर ये सच हो जाए तो हमारा फ़ायदा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, इसलिए इग्नोर नहीं करेंगे। हाँ, पर हम इसे नोट्स में डिस्क्लोज़ ज़रूर कर देंगे। ठीक है, तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, डिस्क्लोज। फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद नोट्स टू अकाउंट में हम बता देंगे कि ऐसा ऐसा कोई वाक़या जो है हमारे बिजनेस में भी हो रहा है, हो सकता है फ्यूचर में। ठीक है, नाउ 22 में बोल रहे हैं विंडो ड्रेसिंग मेनली अफेक्ट्स व्हाट।
देखो, विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आर्टिफिशियली अट्रैक्टिव बनाना। ये कैसे किया जाता है कि करंट एसेट्स को ना झूठी बढ़ा देते हैं, या फिर आपकी लायबिलिटीज़ को छुपा देते हैं, या फिर आपके प्रॉफिट्स को मैनिपुलेट कर दिया जाता है। इससे असर क्या होता है? सबसे ज़्यादा असर पड़ता है रेशोज़ पर। कौन कौन सी? लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ के ऊपर। ठीक है, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी रहेगा यहाँ पर, रेशोज़। ठीक है, सो विंडो ड्रेसिंग में नंबर सेम रहते हैं, बस प्रेजेंटेशन का गेम होता है, और जिसका फाइनल मकसद क्या होता है कि आप अपने जो रिपोर्ट्स हैं उनको आप मिसलीड करके प्रेजेंट कर रहे हो जनता के सामने। ठीक है, नाउ 23 में एजर्शन हमें क्या दिया हुआ है? मैचिंग कंसेप्ट लिंक्स एक्सपेंसेस विद रेवेन्यूज। देखो, मैचिंग कंसेप्ट ना अक्रूवल अकाउंटिंग का जो है वो मेन बैकबोन है। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि एक्सपेंसेस उसी पीरियड में रिकॉर्ड होगा जिस पीरियड में उस एक्सपेंस के रिलेटेड रेवेन्यू अर्न हुए हैं। जैसे मान लो सेल इस साल हुई है और कॉस्ट जो है वो नेक्स्ट ईयर पे करी है आपने, तो एक्सपेंसेस हम इसी साल रिकॉग्नाइज करेंगे मैचिंग कंसेप्ट के अनुसार। ठीक है, सो एजर्शन जो है वो बिल्कुल सही बोल रहा है। एक्सपेंसेस जो है वो लिंक होता है रेवेन्यू के साथ। अब रीज़न बोल रहा है इट एंश्योर्स अक्रूवल अकाउंटिंग। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होता है। मैचिंग कंसेप्ट जो है अक्रूवल अकाउंटिंग को एंश्योर करता है, और इनके बीच में रिलेशन भी है, लिंक भी है। देखो, मैचिंग कंसेप्ट अक्रूवल अकाउंटिंग का पार्ट है, बट रीज़न यहाँ पर एजर्शन को डायरेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से इसका ऑप्शन बी रहेगा आपके पास यहाँ पे, कि ट्रू तो है दोनों, पर यहाँ पर जो इनकी लिंकिंग है वो इनकरेक्ट हो गई है। ठीक है, एक्सप्लेन सही तरीके से नहीं कर पा रहा है। नाउ 24 में बोल रहे हैं फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन एक्सक्लूड्स व्हाट। देखो, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब होता है कि प्योर ऑपरेटिंग अर्निंग, जैसे कि कैश लाइक कंसेप्ट। बिल्कुल। अब यहाँ पर एक्सक्लूड पूछ रहे हैं, तो क्या एक्सक्लूड करते हैं? इधर हम नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स और नॉन कैश आइटम को एक्सक्लूड करते हैं। ठीक है, तो गिवन ऑप्शंस में आप ये देखो, सही आंसर हमारे पास क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी, लॉस ऑन सेल। ये एक नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, तो इसलिए हम इसको एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो फंड फ्रॉम ऑपरेशंस में क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, और जितने भी एबनॉर्मल और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं उन सबको हम एक्सक्लूड कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, 25 में बोल रहे हैं इन कैश फ्लो डिविडेंड पेड इज डन व्हाट। देखो, डिविडेंड पेड किस कैटेगरी में जाएगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिविडेंड पेड जो है वो रिटर्न्स टू शेयर होल्डर का हिस्सा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा है, क्योंकि कंपनीज फंड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, कैपिटल स्ट्रक्चर उससे अफेक्ट हो रहा है ना, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, फाइनेंसिंग। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 26, इसमें हमें क्या बोल रहे हैं? इफ़ डेट इक्विटी इंक्रीजेज तो रिस्क क्या रहेगा? देखो, डेट इक्विटी रेशो बताता है कि कंपनी कितना डेट यूज़ कर रही है एज कंपेयर टू इक्विटी, है ना। डेट क्या होती है? हमारी फिक्स्ड ऑब्लिगेशन होती है, इंटरेस्ट हमें देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। पर जो इक्विटी है वो फ्लेक्सिबल होती है, क्योंकि इसमें फिक्स्ड पेमेंट नहीं होती। तो जब आपकी डेट इक्विटी इंक्रीज हो जाएगी तो आपका डेट का प्रपोर्शन बढ़ जाएगा, फिक्स्ड बर्डन जो है वो बढ़ जाएगा। इस वजह से आपका जो फाइनेंशियल रिस्क है वो भी बढ़ेगा, साथ साथ में जो डिफ़ॉल्ट रिस्क है वो भी बढ़ेगा। तो सही आंसर आपके पास क्या रहेगा? ऑप्शन बी, रिस्क हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, मोर डेट यानी कि मोर प्रेशर। ऑलराइट, नाउ 27 क्वेश्चन में हम देखेंगे, ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन का क्वेश्चन दिख रहा है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो लेटेस्ट परचेज जो है वो सबसे पहले इशू होती है, तो ये इसी के साथ पेयर हो जाएगा, पहली वाली के साथ ही। फिर है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सो इसमें क्या होता है? ओल्ड स्टॉक को हम पहले इशू करते हैं, सो ये 2 के साथ पेयर हो जाएगा। फिर हमारे पास है एवरेज कॉस्ट, इसमें एवरेज कॉस्ट मेथड लगता है मीन का, तो ये 3rd के साथ पेयर हो जाएगा। फिर है रिप्लेसमेंट, तो ये सही जाएगा हमारा 4th वाले के साथ, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट के साथ। ठीक है, तो ये इनकी रहेगी पेयरिंग। ओके, नाउ 28 में हमें बोल रहे हैं डाइल्यूशन ऑफ ईपीएस अकर्स ड्यू टू व्हाट। देखो, ईपीएस क्या होता है? अर्निंग पर शेयर। अगर आपके शेयर्स बढ़ेंगे तो आपका ईपीएस जो है वो घट जाएगा। इस सिचुएशन को हम कहते हैं डाइल्यूशन। डाइल्यूशन तब होता है जब शेयर्स फ्यूचर में बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब क्या है? देखो, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं? कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होता है कि फ्यूचर में शेयर्स में वो कन्वर्ट हो सकते हैं, तो जब वो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तब आपका ईपीएस जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, और जब ईपीएस डिक्रीज़ हो जाएगा तो डाइल्यूशन हो जाएगी। इसलिए ये ऑप्शन सी जो है कन्वर्टेबल डिबेंचर,
ये हमारा सही ऑप्शन है, क्योंकि इनकी पोटेंशियल शेयर्स में बदलने के चांसेस ज़्यादा हैं गिवन ऑप्शंस के कंपैरिजन में। ओके 29 इसमें हमें बोला है कैश इक्विवेलेंट्स इंक्लूड्स व्हाट। देखो कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं, बहुत हाईली लिक्विड होते हैं और उनको कैश में कन्वर्टेबल होते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं और रिस्क भी कम होता है, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया। ठीक है, सो ऑप्शन बी जो है ट्रेजरी बिल्स, ये हमारा सही आंसर रहेगा इसमें। नाउ लास्ट क्वेश्चन जो है अकाउंटेंसी का, गोइंग कंसर्न वायलेशन लीड्स टू व्हाट। देखो गोइंग कंसर्न एजम्पशन का मतलब क्या है कि बिजनेस फ्यूचर में कंटिन्यू करेगा। अब अगर हम इसको वॉयलेट कर रहे हैं तो क्या होगा कि मतलब कंपनी बंद होने वाली है और नॉर्मल अकाउंटिंग रूल्स अप्लाई यहाँ पर नहीं होंगे। एज अ रिजल्ट एसेट्स को बेचने के हिसाब से हम वैल्यू करेंगे, यानी कि लिक्विडेशन बेसिस पे, है ना। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, लिक्विडेशन बेसिस पे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, सो यहाँ पर अब हमने अपना अकाउंटेंसी का सेक्शन जो है वो ख़त्म कर दिया। मुझे ज़रूर कमेंट करके बताओ साथ साथ ही कि अभी 30 में से आपके कितने आए। ठीक है, राइट नाउ अभी कमेंट करके बताओ। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ, इकोनॉमिक्स की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें 10 नंबर का होता है ये, तो 10 क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है, ध्यान से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, गिवन गुड्स वॉयलेट्स व्हाट। देखो नॉर्मली डिमांड लॉ क्या कहता है कि अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड आपका कम हो जाता है एंड वाइसा वर्सा। अब ये गिवन गुड के केस में क्या होता है, गिवन गुड में क्या होता है, इसमें आपकी प्राइस भी बढ़ रही है और आपकी डिमांड भी बढ़ रही है, मतलब लॉ ऑफ डिमांड को ये वॉयलेट कर रहा है। अब ऐसा क्यों होता है, देखो गिवन गुड्स ये एक्सट्रीम इन्फीरियर गुड्स होते हैं, जैसे कि बेसिक फूड आइटम, इनके केस में इनकम इफेक्ट ज़्यादा होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कंपैरिजन में। प्राइस बढ़ने पर हम रियल इनकम जो है वो गिर जाती है और कंज्यूमर लग्जरी को छोड़ के वही चीप गुड्स को ज़्यादा खरीदता है। इस वजह से ये डायरेक्टली लॉ ऑफ डिमांड को वॉयलेट करता है। ठीक है, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी रहेगा यहाँ पे। ठीक है, नाउ 32 क्वेश्चन में पूछ रहे हैं इंडिफरेंस कर्व्स आर कन्वेक्स। देखो इंडिफरेंस कर्व कंज्यूमर प्रेफरेंस को शो करता है ना, इक्वल सेटिस्फेक्शन वाले बंडल्स। अब ये बोल रहे हैं कन्वेक्स। कन्वेक्स शेप क्यों होती है कि कर्व जो है वो ऑरिजिन की तरफ बेंड करती है ना। तो इसका रीज़न क्या होता है, इसका रीज़न होता है MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब आप देखो रीज़न में भी क्या बोला है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सही बोल रहा है। MRS क्या है कि कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड Y को छोड़कर गुड X को हम ले रहे हैं। सो डिमिनिशिंग MRS क्या है कि जैसे जैसे X गुड बढ़ता है कंज्यूमर को गुड Y को छोड़ने की कम विलिंग होती है, एज अ रिजल्ट कर्व हमारा कन्वेक्स बन जाता है। सो दोनों सही हैं, असर्शन रीज़न और वो उसको एक्सप्लेन भी सही तरीके से कर रहा है। सो इट विल गो विद ऑप्शन नंबर ए। ओके, नाउ 33 में अब हमें क्या बोल रहे हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव इम्प्लाइज व्हाट। देखो क्रॉस इलास्टिसिटी बताता है कि एक गुड के प्राइस चेंज का इफेक्ट दूसरे गुड के डिमांड पे पड़ रहा है। ठीक है, सो इसमें क्या है, अगर आपकी पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी होती है तो Y की, ये देखो Y की प्राइस बढ़ेगी और X की डिमांड बढ़ेगी, ये है क्रॉस। ठीक है, Y की वजह से X के ऊपर अंतर पड़ रहा है, इसका मतलब कंज्यूमर जो है Y को छोड़ के X को खरीद रहा है और X और Y क्या है, दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। ठीक है, इसलिए सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स। ऑलराइट, नाउ मैचिंग का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन क्या होता है, जर्नल प्राइस लेवल का इंक्रीज होना, प्राइस राइज। फिर बोला है डिफ्लेशन, सो ये उसका उल्टा हो गया, प्राइस का फॉल होना। फिर बोला है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, ये वर्स्ट केस सिनेरियो है, इसमें इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों होती है। ठीक है, सो ऑप्शन 3 के साथ जाएगा ये। फिर है डिसइन्फ्लेशन। सो इसका मतलब क्या है कि इन्फ्लेशन है बट रेट जो है वो आपका कम हो रहा है, तो ये हो जाएगी स्लो इन्फ्लेशन। ठीक है, सो इस हिसाब से इनकी पेयरिंग रहेगी यहाँ पर। नाउ 35 में बोल रहे हैं मार्जिनल कॉस्ट इंटरसेक्ट्स AC एट व्हाट। देखो ये बड़ा ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिलेशन समझो सबसे पहले MC और AC के बीच का। MC क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट, और AC क्या होती है, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। अब आप देखो अगर आपका MC लेस देन AC है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में आपका जो AC है वो गिरेगा।
ठीक है। फिर अगर आपका MC मोर देन AC है तो अब क्या होगा, अब उल्टा हो जाएगा, अब आपका AC जो है वो बढ़ जाएगा, है ना। सो अब देखो MC और AC जब इक्वल होंगे आपके, MC और AC जब ये दोनों इक्वल होंगे तो ऐसी सिचुएशन में जो AC है इट विल नीदर बी राइजिंग नॉर फॉलिंग, मतलब AC जो है वो मिनिमम पॉइंट पे रहेगा, ठीक है। सो MC कर्व AC कर्व को मिनिमम पॉइंट पर कट करता है उस वक्त पर। तो सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, मिनिमम AC, ठीक है। नाउ 36 क्वेश्चन, इसमें हमें बोल रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन इम्प्लाइज व्हाट। देखो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर का बड़ा ही आइडियल फॉर्म है। इसमें क्या होते हैं, बायर्स भी बहुत सारे होते हैं और हमारे सेलर्स भी बहुत सारे होते हैं, प्रोडक्ट भी होमोजीनियस होते हैं, एंट्री एग्जिट फ्री होती है और परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है। बायर को भी पता होता है मार्केट में क्या चल रहा है, सेलर को भी पता होता है बायर की क्या चॉइसेस प्रेफरेंसेस है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडिविजुअल फर्म्स का कंट्रोल नहीं होता है प्राइस पे, मार्केट प्राइस ऑलरेडी सेट होता है और फर्म सिर्फ एक्सेप्ट करता है प्राइस को, ठीक है। तो इन सभी फीचर्स के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि क्या होता है यहाँ पे, फर्म इज़ अ प्राइस टेकर, ठीक है। ये मेन मुद्दा है, मेन एजेंडा है परफेक्ट कंपटीशन का। ऑलराइट, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नाउ 37 में असर्शन दिया है IS कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। देखो IS कर्व रिप्रेजेंट करता है इक्विलिब्रियम इन गुड्स मार्केट, मतलब हमारी इन्वेस्टमेंट और हमारी सेविंग्स दोनों बराबर है, ठीक है। अब इन्होंने बोला है इट स्लोप्स डाउनवर्ड। अब डाउनवर्ड स्लोप क्यों करता है, देखो मैं आप लोगों को लिख के बताती हूँ। अगर हमारा इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और जो इनकम है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। पर अगर हमारा इंटरेस्ट इंक्रीज़ कर जाता है फिर सारा उल्टा हो जाएगा। अब हमारी इन्वेस्टमेंट जो है डिक्रीज़ कर जाएगी और इनकम हमारी डिक्रीज़ कर जाएगी। सो हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट एंड इनकम का इन्वर्स रिलेशन है। सो IS कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है इस वजह से, ठीक है। एनालिसिस में ये रीज़न में भी देखो क्या दिया हुआ है, इन्वर्स रिलेशन बिटवीन इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट। सो ये बिल्कुल सही तरीके से इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो सही आंसर हमारा इसमें ऑप्शन नंबर ए रहेगा। ऑलराइट, नाउ 38 में बोल रहे हैं फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू व्हाट। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फिस्कल डेफिसिट क्या है, वो गवर्नमेंट बोरोइंग्स नीड को शो करता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, मतलब गवर्नमेंट कितना एक्स्ट्रा खर्च कर रही है जिसे बोरो करके फंड करना पड़ रहा है, ठीक है। इसलिए सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा यहाँ पर। ना 39 में बोल रहे हैं लॉरेंस कर्व मेजर्स क्या। देखो लॉरेंस कर्व इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफिकल टूल होता है, ठीक है। सो पॉपुलेशन का परसेंटेज वर्सेस इनकम का परसेंटेज ये प्लॉट करते हैं हम इसमें ग्राफ में, ठीक है। सो परफेक्ट इक्वालिटी के केस में स्ट्रेट लाइन रहती है लॉरेंस कर्व। अगर इनइक्वालिटी ज़्यादा है तो कर्व जो है आपकी बोर्ड रहती है, ठीक है। सो बेसिकली लॉरेंस कर्व को इनइक्वालिटी मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, इनइक्वालिटी को मेजर करता है ये, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है ये इकोनॉमिक सेक्शन का। MPC इंक्रीज लीड्स टू मल्टीप्लायर व्हाट। देखो केन्जियन मल्टीप्लायर का कोर रिलेशन जो MPC से आता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आपका क्या होगा, अगर MPC जो है वो बढ़ जाएगा तो फॉर्मूला क्या होता है मल्टीप्लायर का, K इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC, है ना। अब आपका MPC बढ़ रहा है तो डिनोमिनेटर में 1 माइनस MPC जो है इस पर क्या असर पड़ेगा, ये डिक्रीज़ हो जाएगा ना। अगर ये डिक्रीज़ हो जाएगा तो आपका मल्टीप्लायर ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, दिख रहा है हमें क्लियरली कि वो इंक्रीज़ हो रहा है। सो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए अब ज़रा मुझे बताइए कि यहाँ आपके 10 में से कितने मार्क्स आए हैं आपके, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने स्टैटिस्टिक पोर्शन की तरफ। ये भी 10 नंबर का होता है, 10 क्वेश्चन इसमें भी हैं।
41 इसमें हमें क्या बोल रहे हैं, इफ़ मीन इज़ मोर देन मीडियन इट इज़ मोर देन मोड, तो क्या होगा। देखो यहाँ पर ना आपको स्क्यूनेस समझने का तरीका जो है वो समझना पड़ेगा, वो रिलेशन उसका समझना पड़ेगा। देखो गोल्डन रूल एक याद रखो कि मीन सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है एक्सट्रीम से, ठीक है। आपको गिवन क्या है कि मीन पहले, फिर मीडियन, फिर लास्ट में मोड। इसका मतलब मीन को राइट साइड खींच रहे हैं, हाई वैल्यूज़ खींच रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो राइट साइड की तरफ स्ट्रेच्ड है। सो इससे क्या होगा कि राइट टेल जो है वो लंबी रहेगी। इसका मतलब देयर विल बी अ पॉजिटिव स्क्यूनेस, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। 42 एजर्शन बोला है CV इज़ यूनिट फ्री। देखो CV क्या, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सो ये वेरिएबिलिटी कंपेयर करने का टूल होता है। CV का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100, ठीक है। अब SD और मीन दोनों सेम यूनिट में होते हैं, डिवाइड करने पर यूनिट्स जो है वो कैंसिल हो जाएगी। सो एजर्शन बोल रहा है यूनिट फ्री है, तो CV यूनिट फ्री है, दिस इज़ ट्रू। रीज़न बोल रहा है इट इज़ अ रेशो, हाँ बिल्कुल CV इज़ अ रेशो, दोनों सही है। रेशो होने की वजह से ही तो यूनिट्स कैंसिल हो रहे हैं। सो ये बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहा है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। नाउ 43 में बोल रहे हैं कोरिलेशन अगर ज़ीरो है तो इसका क्या मतलब होगा। देखो कोरिलेशन लीनियर रिलेशनशिप को मेजर करता है, पूरे ओवरऑल रिलेशन को नहीं। सो अगर आपका कोरिलेशन इक्वल्स टू ज़ीरो है, इसका मतलब हुआ कि नो लीनियर रिलेशनशिप। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई रिलेशन ही नहीं है, परफेक्ट इंडिपेंडेंस है, नॉन लीनियर रिलेशन हो सकता है, ठीक है। इसलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, लीनियर इंडिपेंडेंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नाउ 44 में बोल रहे हैं मैचिंग दिया हुआ है आपको। सबसे पहले हमें दिया हुआ है मीन। तो मीन मैंने आपको बताया था एक्सट्रीम से डिस्टर्ब होता है, अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम्स, ये इसी के साथ पेयर बनेगा इसका। फिर मीडियन, ये पोजिशनल होता है, मिडल वैल्यू होती है मीडियन। फिर मोड, मोस्ट फ्रीक्वेंट को हम लोग मोड कैलकुलेट करते हैं वैसे। फिर रेंज, इसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो ये सामने सामने पेयरिंग रहेगी इनके, ठीक है। फॉर्मूलाज याद रखने हैं आप लोगों ने। 45 इसमें हमें क्या बोल रहे हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट साइन सेम एज व्हाट। देखो रिग्रेशन और कोरिलेशन क्लोजली कंसेप्ट जो है ये बड़े लिंक है। रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का साइन हमेशा कोरिलेशन कोफिशिएंट के सेम होता है, क्योंकि दोनों वेरिएबल्स के डायरेक्शन को शो करते हैं। पॉजिटिव रिलेशन होगा तो पॉजिटिव साइन होगा, नेगेटिव रिलेशन होगा तो नेगेटिव साइन होगा, ठीक है। इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। रिग्रेशन कोफिशिएंट किसके साथ सेम रहता है, कोरिलेशन के साथ सेम रहता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, स्टैंडर्ड एरर डिक्रीजेज व्हेन व्हाट। देखो स्टैंडर्ड एरर सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी को मेजर करता है, मीन कितना फ्लक्चुएट करेगा सैंपल से सैंपल, ठीक है। सो देखो सैंपल साइज अगर बढ़ेगी तो क्या होगा, आपका जो स्टैंडर्ड एरर है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो याद रखना है, बिगर द सैंपल मोर रिलायबल एस्टिमेट्स विल बी देयर, एज अ रिजल्ट देयर विल बी लेस एरर, ठीक है। सो सही आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, सैंपल इंक्रीजेस, ओके। नाउ 47 इसमें हमें बोला है नॉर्मल कर्व एरिया इक्वल्स टू 1। देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फंडामेंटल रूल है कि टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है ना। सो नॉर्मल कर्व के केस में क्या होता है कि कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है और कर्व के नीचे टोटल एरिया और टोटल प्रोबेबिलिटी दोनों बराबर है। इसका कंक्लूजन हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं कि एरिया अंडर कर्व इक्वल्स टू 1। क्यों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 है ना। सो देखो यहाँ पर रीज़न में भी बोला है क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 है, तो एजर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, वो एक्सप्लेन भी सही से कर रहे हैं। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ओके। नाउ 48 क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल्स टू व्हाट। फार्मूला बेस्ड मैं कह रही हूँ, फार्मूला आपको याद रखना चाहिए सारे। क्वार्टाइल डेविएशन जो है डिस्पर्शन का मेजर होता है, मिडल 50% डाटा का स्प्रेड होता है इसका, है ना। फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर रहेगा यहाँ पे। 49 में आपको बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट इज इक्वल्स टू 1। देखो प्रोबेबिलिटी स्केल हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है ना। अगर इम्पॉसिबल इवेंट है तो 0 होगा, सर्टेन इवेंट है तो 1 होगा। सर्टेन इवेंट मतलब 100% चांस, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा हमारे पास यहाँ पर। नाउ 50 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इसका। फिर हमें बोला है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायर्स व्हाट। देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है।
बाइनोमियल की कंडीशन क्या होती है कि फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं, देयर आर ओनली 2 आउटकम्स, या तो सक्सेस या फिर फेल, है ना, और प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट रहेगी और ट्रायल्स हमारे इंडिपेंडेंट रहेंगे। बेसिकली मेन रिक्वायरमेंट क्या होती है इसकी कि आपके ट्रायल्स जो हैं उनके नंबर फिक्स रहेंगे। सो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर वो सही आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए अब आप मुझे बताओ कि स्टैट्स में आपने आउट ऑफ 10 कितना स्कोर किया। ठीक है, अब तक 50 क्वेश्चन हमने कर लिया, आउट ऑफ 50 आपका सही स्कोर बनना चाहिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारा जर्नल साइंस है, 10 नंबर का होता है ये, 10 क्वेश्चन इसमें भी हैं। अब हम इसको भी देखते हैं। 51 क्वेश्चन, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन में कह रही हूँ आपको। फोर्स का डायमेंशन निकालने के लिए हमेशा न्यूटन के सेकेंड लॉ को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, याद रखना है आपने। सही फार्मूला इसका कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। ओके, फार्मूला डायरेक्ट भी आ सकता है क्वेश्चन। नाउ असर्शन आपको दिया है, एक्सेलरेशन कैन बी ज़ीरो इवन इफ वेलोसिटी इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। देखो एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब इस केस को समझो, वेलोसिटी आपको बोल रहे हैं इट इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज होगी तो ज़ीरो है, और एक्सेलरेशन क्या है? वो भी ज़ीरो है। बट वेलोसिटी खुद ज़ीरो नहीं हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कार जो है 60 किलोमीटर पर आवर कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। अब वेलोसिटी यहाँ पर इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो बट एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो। ठीक है, देखो रीज़न भी आपको क्या दिया है? वेलोसिटी में भी कांस्टेंट। सो एजर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी उसकी सही है। ऑप्शन ए विल बी द फाइनल आंसर यहाँ पे। नाउ 53, pH लेस देन 7 इंडिकेट्स व्हाट। देखो pH स्केल एसिडिटी और बेसिसिटी मेजर को चेक करता है। अगर pH आपका 7 है तो न्यूट्रल, लेस देन 7 एसिडिक, मोर देन 7 बेसिक है यहाँ पर। ठीक है, तो सही आंसर लेस देन 7 बोला है तो एसिड आंसर सही ऑप्शन रहेगा हमारा। 54 मैचिंग का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें दिया है वोल्टेज। सो वोल्टेज क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो पोटेंशियल डिफरेंस के साथ इसकी पेयरिंग जाएगी। फिर है करंट, चार्ज पर यूनिट टाइम, सो फ्लो ऑफ चार्ज के साथ जाएगा ये। रेजिस्टेंस, करंट फ्लो का ऑपोजिशन, सो 3 के साथ जाएगा। पावर का फॉर्मूला एनर्जी अपॉन टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, सो ये इनकी मैचिंग रहेगी। नाउ 55, वर्क डन व्हेन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। तब क्या होगा? देखो वर्क डन का फॉर्मूला याद करो, ये एंगल पर डिपेंड करता है। ठीक है, फोर्स बोला है परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट के, तो थीटा क्या रहेगा आपका? 90 डिग्री, और कॉस 90 क्या होता है? 0। इट मीन्स आपका वर्क डन क्या रहेगा? 0। सो फोर्स डायरेक्शन अलग है, कोई वर्क नहीं हो रहा है, तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 0 यहाँ पर। ठीक है, सो फोर्स अगर साइड में लग रहा है तो वर्क 0 होगा आपका। ओके, नाउ 56, इसमें हमें बोल रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन व्हाट। देखो डीएनए रेप्लिकेशन इज़ अ यूकैरियोटिक सेल प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट है। कहाँ होती है ये? यूकैरियोटिक सेल्स में डीएनए स्टोर्ड होता है न्यूक्लियस में, इसलिए रेप्लिकेशन भी न्यूक्लियस में होता है। अब लॉजिक क्या है कि डीएनए इज़ व्हाट? इट इज़ अ जेनेटिक मटेरियल। रेप्लिकेशन क्या है? कॉपिंग द जेनेटिक मटेरियल। लोकेशन कहाँ पर होगी ये? न्यूक्लियस में, कंट्रोल सेंटर में, है ना। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, न्यूक्लियस। ओके, नाउ 57, एजर्शन आपको दिया हुआ है मेटल्स आर मेलेबल। सो देखो मेटल के स्ट्रक्चर को समझो। मेटल्स की बॉन्डिंग कैसी होती है? मेटल में पॉजिटिव आयन होते हैं, उनके बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। सो लेयर्स ऑफ एटम कैन स्लाइड ओवर ईच अदर विदाउट ब्रेकिंग द स्ट्रक्चर, है ना। सो आपका एजर्शन बिल्कुल सही है। रीज़न दिया है लेयर्स कैन स्लाइड, तो रीज़न भी सही है और वो उसको एक्सप्लेन भी सही से कर रहे हैं। सो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नाउ 58, यूनिट ऑफ प्रेशर इज इक्वल्स टू व्हाट। देखो यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए, पास्कल। ठीक, सिंपल क्वेश्चन। 59 में हमें बोला है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज अप्रॉक्स व्हाट। देखो साउंड मैकेनिकल वेव है, एयर में मीडियम की प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। ठीक है, रूम टेम्परेचर में ये क्या है? 340 रहता है ना। अलग अलग पे अलग अलग होता है इसका। तो यहाँ पर आपको इन एयर पूछा है, तो सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए रहेगा आपके पास। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। लेंस का फॉर्मूला पूछा है, फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, फॉर्मूला बेस्ड। ये कहाँ सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, सो ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट। अब आप मुझे बताओ कि आपने आउट ऑफ 60 कितना स्कोर किया।
क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल उतना हार्ड नहीं था, तो ये आपके 56 57 प्लस ही रहने चाहिए, एंड इफ़ नॉट देन मोर प्रैक्टिस इज़ रिक्वायर्ड. सो स्टे ट्यून्ड विद अस. डेली ऐसे अपडेट्स, न्यू मॉक टेस्ट, न्यू MCQs आपके साथ शेयर होते रहेंगे. सो टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग.